चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही दिलचस्प दौर को समझते हैं। एक ऐसा दौर जब शासक तो नागपुर में बैठे थे, लेकिन हुकूमत पूरे छत्तीसगढ़ पर चल रही थी। जी हाँ, इसी को कहते हैं मराठा अप्रत्यक्ष शासन। तो देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर था क्या और काम कैसे करता था। तो सबसे पहले एक सवाल, जरा सोचिए, अगर किसी जगह पर राज करना हो लेकिन वहां खुद मौजूद न रह पाएं, तो कैसे करेंगे? वो भी उस जमाने में जब न फोन था न इंटरनेट। बस यही एक बहुत बड़ी चुनौती थी नागपुर के मराठा शासकों के सामने जब उन्होंने छत्तीसगढ़ को अपने कब्जे में लिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर छत्तीसगढ़ में मराठों का आना हुआ कैसे? कैसे उनका कंट्रोल यहाँ पर बना? ये बात है साल 1741 की। मराठा सेनापति थे भास्कर पंत। उन्हें नागपुर के शासक रघुजी भोंसले से हुक्म मिला और बस उन्होंने छत्तीसगढ़ पर हमला कर दिया और जीत भी लिया। सिर्फ एक फौजी कार्यवाही और देखते ही देखते पूरा छत्तीसगढ़ नागपुर के भोंसले शासकों के कंट्रोल में आ गया। अब देखिए, जीत तो लिया, पर वही पुराना सवाल फिर से सामने आ गया। नागपुर से बैठकर छत्तीसगढ़ को चलाएं कैसे? इसी का जवाब था वो सिस्टम जिसे हम अप्रत्यक्ष शासन या इनडायरेक्ट रूल कहते हैं। पर असल में इसका मतलब क्या था? तो देखिए, अप्रत्यक्ष शासन का सीधा सा मतलब ये था कि मराठा शासक खुद छत्तीसगढ़ आकर राज नहीं कर रहे थे। नहीं, उन्होंने एक तरह का नेटवर्क बना दिया था। इसमें कौन कौन थे? इसमें थे लोकल अधिकारी, वहां के जमींदार और कुछ उनके अपने खास अफसर जिन्हें सूबेदार कहते थे। असल में यही लोग मिलकर मराठों के लिए वहां हुकूमत चला रहे थे। हाँ, तो ये जो पूरा नेटवर्क था, इसके 3 मेन पिलर थे। एक वहां के लोकल अधिकारी, दूसरे वहां के ताकतवर जमींदार और तीसरे वो सूबेदार जिन्हें सीधे नागपुर से भेजा जाता था। जमीन पर असल काम तो यही लोग कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कौन लोग शासन चला रहे थे। पर सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता था? क्योंकि देखिए, किसी भी हुकूमत की असली पावर तो इस बात में होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाती है और सबसे जरूरी पैसा यानी रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करती है। तो चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, जिन्हें कहते थे सूबे, और हर सूबे का एक इंचार्ज होता था, एक मराठा अधिकारी। इसी अधिकारी को सूबेदार या फिर कमाविजदार कहा जाता था। और इनका काम बस 2 ही मेन काम थे, इलाके को संभालना और टैक्स वसूलना। अब बात करते हैं टैक्स कलेक्शन की। ये प्रोसेस बहुत सिंपल था पर लोगों के लिए बहुत सख्त था। होता ये था कि सबसे पहले जमींदार किसानों से जबरदस्त टैक्स वसूलते थे। फिर ये सारा पैसा पहुंचाया जाता था सूबेदार के पास, और सूबेदार उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा नागपुर राजा के खजाने में भेज देता था। इस वसूली में 2 टैक्स सबसे ज्यादा वसूले जाते थे, चौथ और सरदेशमुखी। अब ये थे क्या? चौथ का मतलब था पैदावार का सीधा सीधा 1/4 हिस्सा, और सरदेशमुखी एक तरह का 10% का एक्स्ट्रा टैक्स था जो इसके ऊपर लगता था। इन्हीं दोनों टैक्सों से मराठा साम्राज्य का खजाना भरता था। सुनने में तो ये सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज लगता है ना, लेकिन कागज पर और असलियत में बड़ा फर्क होता है। तो जमीन पर इसकी हकीकत क्या थी? मतलब आम लोगों के लिए इस शासन का क्या मतलब था? चलिए अब ये जानते हैं। सच तो ये है कि इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी व्यवस्था का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, जितना हो सके उतना पैसा, उतना रेवेन्यू वसूलना। लोगों का भला हो, इलाके की तरक्की हो, ये सब बातें उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में थी ही नहीं। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि आम जनता टैक्स के बोझ के नीचे पिसती रही। एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई खास ध्यान नहीं था, इसलिए वो भी कमजोर था। कुल मिलाकर लोगों के लिए ये एक शोषण करने वाला, एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम बनकर रह गया था। तो फिर सवाल उठता है कि ये सब खत्म कैसे हुआ? जाहिर है, जो शुरू हुआ है वो खत्म तो होगा ही, और इस कहानी का अंत भी हुआ, वो भी बड़े ड्रामेटिक तरीके से। तो देखिए, जो कहानी 1741 में शुरू हुई थी वो 1818 में आकर खत्म हुई। हुआ ये कि तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ, यानी अंग्रेजों और मराठों की तीसरी बड़ी लड़ाई। इसमें मराठों की बहुत बुरी हार हुई, और इसका सीधा नतीजा छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। और बस इसी के साथ मराठा शासन का दौर खत्म हुआ और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हुई।
तो चलिए एक फटाफट रीकैप कर लेते हैं जो बातें बिल्कुल याद रखनी है। कब्जा कब हुआ? 1741 में। शासक कौन थे? रघुजी भोंसले। शासन का सेंटर कहाँ था? नागपुर में। सिस्टम कैसा था? अप्रत्यक्ष शासन। और ये खत्म कब हुआ? 1818 में। सिंपल। तो ये रेवेन्यू पे टिका शासन तो खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। सोचिए, जब कोई हुकूमत इतनी दूर से चले और उसका मकसद सिर्फ पैसा वसूलना हो, तो उस इलाके के लोगों का अपनी सरकार पर, अपने शासकों के साथ रिश्ता कैसा रहा होगा? क्या वो कभी उन पर भरोसा कर पाए होंगे? नमस्कार, चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और छत्तीसगढ़ के एक ऐसे दौर में चलते हैं जिसने सच में सब कुछ बदल दिया था। ये कहानी है मराठा शासन के उन 77 सालों की, एक ऐसा वक्त जिसने इस पूरे क्षेत्र की कहानी को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर इन 77 सालों में छत्तीसगढ़ बदला तो कैसे बदला? क्या कुछ हुआ था यहाँ की राजनीति में, समाज में, प्रशासन में? चलिए साथ मिलकर इस दिलचस्प कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी के बीच में। एक ऐसा समय जब छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़े सत्ता परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा था। जरा सोचिए, सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ सदियों पुराना कलचुरी शासन था जो अपने आखिरी राजा रघुनाथ सिंह के वक्त तक मतलब लगभग बिखर ही चुका था, और दूसरी तरफ नागपुर में रघुजी भोंसले प्रथम के नेतृत्व में मराठा ताकत का सूरज एकदम अपने चरम पर था। तो ये टकराव तो आप कह सकते हैं होना ही था। और देखिए, यही टकराव हमें इस कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर ले आता है। ये वो विजय थी जिसने छत्तीसगढ़ में मराठा राज की नींव रखी। साल था 1741। इसे बस एक तारीख मत समझिए, ये एक टर्निंग पॉइंट था। यही वो साल है जब मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी सीधी हुकूमत कायम कर ली। अब हुआ ये कि रघुजी भोंसले प्रथम की जो ताकतवर सेना थी, उसके सामने रतनपुर के आखिरी कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह ज्यादा देर टिक नहीं पाए। ये एक बहुत ही आसान जीत थी, और इसी के साथ सत्ता की बागडोर पूरी तरह से मराठों के हाथ में आ गई। अच्छा, तो जीत तो मिल गई, पर सवाल ये है कि मराठों ने यहाँ शासन चलाया कैसे? उनकी व्यवस्था क्या थी? आइए अब इस पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ पता है? छत्तीसगढ़ ने अपनी एक आजाद पहचान खो दी। अब वो नागपुर के शक्तिशाली भोसले राज्य का सिर्फ एक प्रांत, या कह लें कि एक सूबा बनकर रह गया। इसका सीधा मतलब ये था कि सारे बड़े फैसले वो अब यहाँ नहीं, बल्कि नागपुर के दरबार में लिए जाने थे। अब इस नए प्रांत को चलाने के लिए नागपुर से एक सूबेदार को भेजा जाता था। आप सूबेदार को आज के गवर्नर जैसा समझ सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले। और देखिए, किसी भी सरकार के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? पैसा, यानी कि टैक्स कलेक्शन। तो इस सबसे जरूरी काम के लिए कमाविजदार नाम का एक अफसर रखा गया था। और ये जान लीजिए, मराठा सिस्टम में इस पद की ताकत और अहमियत बहुत बहुत ज्यादा थी। तो इस पूरे समय में नागपुर में रघुजी भोंसले प्रथम से लेकर रघुजी भोंसले द्वितीय तक कई शासक आए और गए, और इन सब ने छत्तीसगढ़ पर अपना कंट्रोल नागपुर से ही बनाए रखा। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा था, और वो था टैक्स का भारी बोझ। अगर मराठा शासन की इकोनॉमिक पॉलिसी को सिर्फ एक लाइन में समझना हो, तो वो थी जबरदस्त टैक्स वसूली। चाहे किसान हो या व्यापारी, हर कोई टैक्स के इस भारी बोझ के नीचे दबा हुआ था। और जाहिर है, इतने सख्त टैक्स सिस्टम के नतीजे अच्छे तो नहीं हो सकते थे। हुआ ये कि खेती और व्यापार दोनों ही कमजोर पड़ने लगे। आम लोगों की जो आर्थिक हालत थी, वो दिन पर दिन बस खराब होती जा रही थी। और जब जनता पर इतना बोझ पड़ता है तो क्या होता है? गुस्सा बढ़ता है, असंतोष फैलता है, जो आगे चलकर छोटे छोटे विद्रोह की आग में बदल गया। तो सवाल ये है कि जो शासन इतनी मजबूती से शुरू हुआ, उसका अंत कैसे हो गया? चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, जैसे हमने 1741 को एक नई शुरुआत के तौर पर याद किया था ना, ठीक वैसे ही 1818 वो साल है जो छत्तीसगढ़ में मराठा राज के खत्म होने की तारीख बन गया। और इस अंत की वजह कोई अंदरूनी कलह नहीं थी, बल्कि एक बाहरी ताकत थी। उस वक्त तक भारत में एक नई शक्ति बहुत तेजी से उभर रही थी, और वो थे अंग्रेज।
थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मराठों की बहुत बड़ी हार हुई और बस इसी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने छत्तीसगढ़ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और वो 77 साल का मराठा शासन यहीं पर खत्म हो गया। तो चलिए इस पूरे 77 साल के उतार चढ़ाव वाले सफर को फटाफट से कुछ खास बातों के साथ समेटते हैं। तो जो मुख्य बातें हैं वो बिल्कुल साफ हैं। शासन का समय था 1741 से लेकर 1818 तक। राजधानी या कहें सत्ता का केंद्र था नागपुर। प्रशासन के जो सबसे बड़े अधिकारी थे वो थे सूबेदार और कमाविजदार। और इस राज का अंत हुआ 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में हार के बाद। छत्तीसगढ़ की ये कहानी हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताती बल्कि एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि जब भी कोई सत्ता बदलती है, चाहे वो सदियों पहले हुआ हो या आज हो, इसका सबसे गहरा और सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर आखिर पड़ता कैसे है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के एक बहुत ही अहम किरदार के बारे में। एक ऐसा शासक जिसने इस पूरे इलाके की आप कह सकते हैं नींव रखी। इनका नाम था बिम्बाजी भोंसले। तो सबसे पहले एक सवाल, आखिर वो कौन था जिसने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की एक, जिसे कहते हैं ना, एक ठोस नींव रखी? और इस सवाल का जवाब है बिम्बाजी भोसले। जी हाँ, यही वो शासक थे जिन्होंने यहाँ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ मजबूत ही नहीं किया बल्कि उसे एक पूरा का पूरा व्यवस्थित रूप भी दिया। अब ये बात जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें छत्तीसगढ़ का सबसे पहला मराठा सूबेदार माना जाता है। और ये आए कहाँ से थे? ये नागपुर के भोंसले राजवंश से थे। और बिम्बाजी ही वो शख्स थे जिन्होंने यहाँ एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की शुरुआत की। तो ठीक है, ये तो हुई उनकी पहचान। पर अब सवाल ये उठता है कि उनका शासनकाल कैसा था? कब से कब तक चला और कहाँ तक फैला हुआ था? चलिए इसी पर एक नज़र डालते हैं। तो उनका शासन शुरू होता है 1758 में और ये चला 1787 तक। अगर हिसाब लगाएं तो करीब 29 साल। और सोचिए उस जमाने के हिसाब से ये कितना लंबा शासनकाल रहा होगा। उनके राज में कौन कौन से इलाके थे? तो देखिए, रतनपुर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे बड़े और अहम इलाके उनके कंट्रोल में थे। और हाँ, एक मज़ेदार बात यह है कि शुरुआत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था वो रतनपुर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ रायपुर की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई और वो भी एक बहुत ज़रूरी सेंटर बन गया। लेकिन अगर बिम्बाजी की सबसे बड़ी असली विरासत की बात करें तो वो था उनका बनाया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया था जो आगे चलकर इस पूरे इलाके में मराठा रूल का एक तरह से आधार बन गया। अब किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, है ना? तो इस व्यवस्था की जो जान थी वो थी मराठा टैक्स प्रणाली। इसमें दो बहुत ही फेमस टैक्स थे, चौथ और सरदेशमुखी। इन्हीं टैक्सों से जो जमीन का रेवेन्यू आता था उसी से सरकारी खजाना भरता था और पूरा का पूरा शासन चलता था। तो सवाल ये है कि इतने बड़े इलाके को मैनेज कैसे किया जाता था? इसके लिए एक बड़ा ही जबरदस्त सिस्टम बनाया गया था। देखिए, सबसे ऊपर होते थे सूबेदार, जो पूरे प्रोविंस के गवर्नर थे। उनके नीचे हर डिस्ट्रिक्ट के लिए होते थे अमलदार, और फिर एकदम गांव के लेवल पर काम देखते थे पटेल और कोटवार। तो इस तरह से पावर को ऊपर से नीचे तक बांटा गया था, जिससे टैक्स कलेक्शन से लेकर बाकी सारे काम बहुत आसानी से हो जाते थे। तो ये तो हुई एडमिनिस्ट्रेशन की बात, लेकिन बिम्बाजी भोंसले ने सिर्फ सिस्टम ही नहीं बनाया, उन्होंने एक और विरासत भी छोड़ी है। एक ऐसी विरासत जिसे हम आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं, और वो हैं उनकी बनवाई हुई शानदार इमारतें। उनके दौर में बहुत सारे महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन हुए, खासकर रतनपुर में। वहाँ रामटेकरी मंदिर मिलेगा, संगमेश्वर शिव मंदिर मिलेगा और भी बहुत कुछ। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि उन्होंने सिर्फ मंदिर ही नहीं बनवाए, रतनपुर में एक मस्जिद भी बनवाई और अमरकंटक में नर्मदा माई मंदिर परिसर का भी काम करवाया। और ये बात क्या दिखाती है? ये उनके शासन की कल्चरल टॉलरेंस यानी सांस्कृतिक उदारता को दिखाती है। ओके, तो हमने काफी कुछ जान लिया है, तो चलिए एक काम करते हैं। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, जो की पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल याद रखने हैं वो क्या हैं? सबसे पहले उनका टाइटल, छत्तीसगढ़ के पहले मराठा सूबेदार। दूसरा, उनका शासनकाल,
1758 से 1787 तक। तीसरा, उनकी राजधानियां रतनपुर और रायपुर। और चौथा, उनका टैक्स सिस्टम, चौथ और सरदेशमुखी। ये चारों पॉइंट्स एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी हैं। और चलिए इसे खत्म करते हैं एक सवाल के साथ, जिस पर थोड़ा सोचा जा सकता है। किसी भी शासक की असली विरासत आखिर होती क्या है? वो शानदार इमारतें जो वो बनवाते हैं, या फिर वो सिस्टम, वो व्यवस्थाएं जो वे स्थापित करते हैं? बिंबाजी भोंसले के मामले में देखें तो शायद इसका जवाब इन दोनों में ही कहीं छिपा है। सोचिए, इतिहास कहाँ मिलता है? बड़े बड़े किलों में या मोटी मोटी किताबों में? कभी कभी ये सिर्फ एक पन्ने में सिमटा होता है। जी हाँ, सिर्फ एक पन्ना, लेकिन जिसकी परतें खोलते जाओ तो कहानियां निकलती आती हैं। तो ये है वो दस्तावेज जिसकी आज हम पड़ताल करने वाले हैं। अब देखिए, पहली नज़र में क्या लगता है? बस कुछ लिखा हुआ है ना? लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ही पन्ना, आप सोचिए, एक तरफ तो पूरे इलाके पर राज कैसे करना है उसका ब्लूप्रिंट देता है, और दूसरी तरफ एक इंसान की दिलेरी को सलाम भी करता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये पन्ना हमें बताता क्या है। क्या कहानी छुपी है इन शब्दों के पीछे? कौन से राज दफन हैं? तो सबसे पहली बात जो ये दस्तावेज हमें बताता है वो है एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के बारे में। मतलब एक पूरे इलाके को चलाने का तरीका, उसकी नींव कैसे रखी जा रही थी, सब कुछ कैसे नए सिरे से ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। और इसमें जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो है रायपुर और रतनपुर, इन दो बड़े इलाकों का एकीकरण। सोचिए जरा, उस जमाने में जब सब कुछ बटा हुआ था, तब दो अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक बनाना, ये शासन को मजबूत और स्मूथ बनाने के लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही बोल्ड स्टेप था। लेकिन सिर्फ दोनों इलाकों को जोड़ देना ही काफी नहीं था, है ना? एक अच्छा सिस्टम बनाने के लिए और भी कई बदलाव करने जरूरी थे। जैसे इंसाफ के लिए रतनपुर में एक कोर्ट बनाया गया, और जमीनी लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए राजनांदगांव और खुज्जी, ये दो नई जमींदारियां भी शुरू की गईं। और इन सारे रिफॉर्म्स के सेंटर में थी परगना पद्धति। ये आप कह सकते हैं शासन चलाने का एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका था। इसमें होता ये था कि पूरे इलाके को छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब परगनों में बांट दिया जाता था। इससे पता चलता है कि विठलराव दिनकर जैसे लोग कितने दूर की सोचते थे, कैसे वो जमीन पर एक मजबूत सिस्टम खड़ा कर रहे थे। ठीक है, ये तो हो गई पॉलिसी और सिस्टम की बातें, लेकिन इतिहास सिर्फ पॉलिसी से तो नहीं बनता, है ना? इतिहास तो लोगों से बनता है। तो सवाल ये है कि इन बड़े बड़े बदलावों के बीच किसी इंसान की, किसी एक व्यक्ति की भी कोई कहानी है क्या इसमें? तो चलिए कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और अब देखते हैं कि कैसे ये जो दस्तावेज है ये सिर्फ एक सरकारी रिकॉर्ड नहीं रह जाता, बल्कि एक पर्सनल कहानी बन जाता है। एक ऐसे सैनिक की कहानी जिसकी बहादुरी को इसमें दर्ज किया गया है। और हमारी इस कहानी के हीरो हैं मोहम्मद खां तरान। ये नाम उस दौर में बहादुरी और वफादारी का सिंबल था। एक ऐसी काबिलियत जिसे उस वक्त के राजा महाराजाओं ने न सिर्फ देखा बल्कि उसका सम्मान भी किया। तो मोहम्मद खान तरान की कहानी को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने जंग के मैदान में गजब की बहादुरी दिखाई। फिर उनकी इस बहादुरी पर नजर पड़ी उस वक्त के शासक बिंबाजी भोंसले की, और आखिर में उनकी इस सर्विस के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा इनाम दिया गया। और ये इनाम कोई जुबानी जमा खर्च नहीं था। उन्हें मदनगढ़ किले के इलाके में बाकायदा 5 जगहें तोहफे में दी गई: अकलतरा, लवण, खरौद, मदनपुर और कीकरदा। मतलब ये सिर्फ जमीन नहीं थी, ये उनकी बहादुरी का एक पक्का सबूत था जो हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अच्छा, तो ये दस्तावेज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और किसी एक इंसान की कहानी तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये हमें उस जमाने के कल्चरल माहौल की भी एक झलक देता है। देखिए, मोहम्मद खान तरान सिर्फ एक बहादुर सिपाही नहीं थे, वो एक मल्टीलिंगुअल कमांडर थे। मराठी, गोंडी, उर्दू तीनों भाषाएं जानते थे। और ये बात हमें क्या बताती है? यही कि उस वक्त का समाज कितना डाइवर्स था। अलग अलग कल्चर और भाषाएं सब एक साथ फल फूल रहे थे।
और वो कोई छोटे मोटे कमांडर नहीं थे, उनके लीडरशिप का स्केल भी काफी इम्प्रेसिव था। इस दस्तावेज के हिसाब से वो 200 पैदल सैनिक और 500 घुड़सवारों की एक बड़ी टुकड़ी को लीड करते थे। ये नंबर्स अपने आप में बताते हैं कि उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी थी और उस राजकाज में उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी। अब आते हैं इस दस्तावेज की एक और छोटी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटेल पर, और वो है इसकी हैंडराइटिंग, इसकी स्क्रिप्ट। जी हाँ, जिस लिपि में इसे लिखा गया है ना, वो अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये दस्तावेज लिखा गया है मोड़ी लिपि में। अब ये जो मोड़ी लिपि है, ये खास तौर पर मराठी भाषा लिखने के काम आती थी। तो सोचिए, इस इलाके के एक दस्तावेज में मोड़ी लिपि का मिलना, ये इस बात का पक्का सबूत है कि उस दौर में यहाँ मराठी एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर का कितना गहरा असर था। तो देखा कैसे एक अकेले पन्ने ने हमें क्या क्या बता दिया। एक पूरे इलाके का रीऑर्गेनाइजेशन, एक सैनिक की दिलेरी और एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी की पूरी कहानी। ये बात हमें याद दिलाती है कि इतिहास अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी डिटेल्स में छुपा होता है। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास जो इतने सारे मामूली से दिखने वाले कागजात हैं, दस्तावेज हैं, उनमें न जाने और कितनी ऐसी ही भूली बिसरी कहानियां छुपी होंगी जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें पढ़े। कभी सोचा है कि इतिहास की एक पूरी की पूरी सदी या एक पूरा दौर बस कुछ लाइनों में कैसे सिमट सकता है? क्या सच में कुछ लिखे हुए शब्द एक शासक और उसके पूरे जमाने की कहानी हमें बता सकते हैं? आज हम चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इन पन्नों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। आज की हमारी इस पड़ताल का गाइड है इतिहास का ये दस्तावेज। अब देखने में तो ये शायद बिखरे हुए नोट्स जैसा लगे, है ना? लेकिन असल में यही वो चाबी है जिससे एक शासक बिम्बाजी भोंसले के पूरे दौर का ताला खुलेगा। इन्हीं चंद पन्नों से हम 18वीं सदी के छत्तीसगढ़ की एक तस्वीर बनाने जा रहे हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है बिम्बाजी भोंसले से, एक ऐसा नाम जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत गहराई तक जुड़ा हुआ है। हम देखेंगे कि वो कौन सा समय था, कौन सी जगह थी जिसने उन्हें बनाया, और फिर कैसे उन्होंने उस पूरे इलाके को एक नई शक्ल दी जिस पर उन्होंने राज किया। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये 3 तारीखें बहुत जरूरी हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है 1756 से, बस्तर पर एक नाकाम हमले के साथ। इससे हमें उस वक्त की जो सियासी उथल-पुथल थी, उसकी एक झलक मिलती है। लेकिन कहानी में असली मोड़ आता है 1778 में, और फिर ये सफर हमें ले जाता है 1787 तक, जब बिम्बाजी के दौर का अंत होता है। चलिए अब बात करते हैं उस एक घटना की जिसे बिम्बाजी के शासनकाल की सबसे बड़ी राजनीतिक कामयाबी माना जाता है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने उस इलाके के नक्शे को ही नहीं बल्कि उसके मुस्तकबिल यानी भविष्य को भी एक नई दिशा दे दी। इतिहास में ना कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं होती, वो अपने आप में पूरी कहानी होती हैं। 6 अप्रैल 1778 ये एक ऐसी ही तारीख है। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस दिन जिसने छत्तीसगढ़ का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? और इस सवाल का जवाब है कोटपाड़ की संधि। बस इस एक संधि ने वो कर दिखाया जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। काकतीय वंश के शासक थे दरियादेव, और उन्हीं के समय में बस्तर पहली बार ऑफिशियली मध्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना। ये बिम्बाजी भोंसले के असर और उनकी डिप्लोमेटिक जीत का एक जबरदस्त सबूत है। देखिए, किसी भी शासक की पहचान सिर्फ लड़ाइयों और संधियों से तो नहीं होती, है ना? पहचान इस बात से भी होती है कि उसका शासन कैसा था, कल्चर कैसा था। तो चलिए अब जरा अंदर झांक कर देखते हैं कि बिम्बाजी का राजपाट असल में था कैसा। तो बात यह है कि बिम्बाजी सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक निर्माता भी थे। जैसे उन्होंने रतनपुर में एक रेगुलर कोर्ट की स्थापना की ताकि न्याय व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। फिर उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सांस्कृतिक परंपरा शुरू की। दशहरे पर सोने के प्रतीक के तौर पर स्वर्ण पत्र यानी आपटे के पत्ते देने की। और यही नहीं, उन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर और दूधाधारी मठ जैसे धार्मिक जगहों को पूरे के पूरे गांव दान में दे दिए। मतलब ये सारी बातें एक ऐसे शासक की तस्वीर बनाती हैं जो न्याय, संस्कृति और धर्म तीनों की कदर करता था। और पता है, उस दौर में छत्तीसगढ़ कोई दुनिया से कटा हुआ इलाका नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसा राज्य था जिसके दरवाजे
धीरे धीरे बाहरी दुनिया के लिए खुल रहे थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत यूरोपीय यात्रियों का यहाँ आना। हमारे सोर्स में 3 यूरोपीय यात्रियों का जिक्र मिलता है। मिस्टर मॉट जो 1766 में आए, अलेक्जेंडर एलियट जो 1778 में आए और एक मिस्टर कोलब्रुक का भी जिक्र है। अब इनका यहाँ आना अपने आप में इस बात का पक्का सबूत है कि ये इलाका अब दुनिया के बाकी हिस्सों से जुड़ रहा था। ये अब कोई अलग थलग जगह नहीं रह गई थी। अब हर कहानी का एक अंत तो होता ही है। तो चलिए अब बिंबाजी भोंसले के जीवन के आखिरी सालों और उस विरासत पर एक नज़र डालते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए। साल था 1787। इसी साल बिंबाजी भोंसले का दौर खत्म हुआ। हमारे सोर्स के मुताबिक उनकी मृत्यु 7 दिसंबर 1787 को हुई थी। ये एक ऐसे अध्याय का अंत था जिसने छत्तीसगढ़ को एक बिल्कुल नई पहचान दी थी। इतिहास में हम अक्सर राजाओं और उनकी लड़ाइयों की ही बात करते हैं, लेकिन हर बड़े इंसान की एक निजी जिंदगी भी तो होती है। हमारा सोर्स हमें उनकी पत्नियों के नाम भी बताता है, आनंदीबाई, रमाबाई और उमाबाई। देखिए, ये छोटा सा जिक्र उस महान शासक को एक इंसानी चेहरा दे देता है ना? तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। आखिर एक शासक की असली विरासत क्या होती है? क्या वो कोटपाड़ जैसी बड़ी बड़ी संधियां होती हैं, या फिर वो मंदिर जो उन्होंने बनवाए, या फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज बस ये कुछ लाइनें जो हमें एक पूरे दौर की कहानी सुनाने के लिए काफी हैं? शायद विरासत इन सभी चीजों का एक मिला जुला रूप ही है। इतिहास के पन्नों में दबी हुई एक कहानी, रतनपुर की 3 रानियों की। एक ही राजा की पत्नियां थीं, लेकिन किस्मत ने उन्हें 3 बिल्कुल अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। ये कहानी है शक्ति की, परंपरा की और गहरे शोक की। तो ये जो पूरी कहानी है, इसकी शुरुआत होती है 18वीं सदी के इस दस्तावेज से। अब ये सिर्फ एक पुराना कागज नहीं है, बल्कि एक पहेली की तरह है। इसमें एक ही समय और एक ही जगह की 3 महिलाओं की 3 बिल्कुल अलग तकदीरों का जिक्र मिलता है। और ये दस्तावेज हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक राजा की मृत्यु होती थी, तो उसकी रानियों का क्या होता था? क्या उनके पास अपनी जिंदगी को लेकर कोई विकल्प होता भी था? चलिए, इन 3 कहानियों में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मिलते हैं हमारी पहली रानी आनंदीबाई से। एक ऐसी महिला जिन्होंने विधवा होने पर शोक मनाने की जगह सत्ता का ताज पहनना चुना। तो हुआ ये कि 1787 में जब राजा बिंबाजी भोंसले की मौत हुई, तो रतनपुर का सिंहासन खाली हो गया। अब ऐसे में आनंदीबाई ने पर्दे के पीछे रहने की जगह आगे बढ़कर शासन की बागडोर खुद अपने हाथों में ले ली। उनका शासन कोई कुछ महीनों का नहीं था, बल्कि पूरे 14 साल लंबा चला, जो 1801 में उनकी मृत्यु तक कायम रहा। और ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। उन्हें सूबेदार महिपतराव जैसे विरोधियों से सत्ता के लिए लड़ना पड़ा, लेकिन वो डटी रहीं। इतना ही नहीं, 1790 में उन्होंने एक यूरोपियन ट्रैवलर मिस्टर लैंकी से भी मुलाकात की, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। लेकिन बात सिर्फ शासन करने की नहीं थी। आनंदीबाई ने अपनी एक स्थायी विरासत भी छोड़ी। रतनपुर किले के अंदर बना श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और राम टेकरी मंदिर, ये आज भी उनकी दूरदर्शिता की कहानी कहते हैं। और सोचिए जरा, वो ये सब उस दौर में कर रही थीं जब सत्ता पर सिर्फ मर्दों का हक माना जाता था। उनके जो समकालीन शासक थे, चिमनाजी और विंकोजी भोंसले, वो सब पुरुष थे। ये बात उनके हिम्मत और जज्बे को और भी खास बना देती है। लेकिन एक तरफ जहां आनंदीबाई सत्ता संभाल रही थी, उसी महल की 2 और रानियों की किस्मत उन्हें एक बिल्कुल ही अलग और दर्दनाक रास्ते पर ले जा रही थी। अब इन रानियों की कहानी को समझने के लिए हमें उस समय की एक बहुत ही दर्दनाक प्रथा को जानना होगा, सती। ये वो प्रथा थी जिसमें एक विधवा अपने पति की जलती चिता पर बैठकर खुद की जान दे देती थी। और यहीं पर हमें 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक तरफ थी रानी उमाबाई, जिन्होंने 1787 में पति की चिता पर सती होने का फैसला किया, और दूसरी तरफ थी तीसरी रानी रमाबाई, जो इस दुख को बर्दाश्त ही नहीं कर पाईं और सब कुछ छोड़कर जंगल में चली गईं। सोचिए, एक ही हादसा पर 3 कितने अलग अलग फैसले। उमाबाई के इस कदम को उस वक्त के समाज ने एक बलिदान के तौर पर देखा, और उनकी याद में रतनपुर में एक सती चौरा भी बनवाया गया। इससे हमें अंदाजा लगता है कि उस दौर में इस प्रथा को किस तरह से देखा जाता था। तो आखिर इन 3 रानियों की कहानियां हमें बताती क्या हैं? ये हमें उस दौर के समाज की एक बहुत ही जटिल तस्वीर दिखाती हैं।
मतलब हमारे सामने एक ही समय के 3 रास्ते हैं। एक था शक्ति का रास्ता, जिसे आनंदीबाई ने चुना। दूसरा था परंपरा का रास्ता, जिस पर उमाबाई चली। और तीसरा था शोक में डूबकर दुनिया से ही मुंह मोड़ लेने का रास्ता, जो रमाबाई ने अपनाया। ये जो कोट है, ये पूरी कहानी का सार है। इन 3 रानियों की जिंदगी हमें यही दिखाती है कि उस दौर में महिलाओं के पास जो विकल्प थे वो बहुत ही मुश्किल और अक्सर बहुत सीमित हुआ करते थे, और उनके हर फैसले के अपने गहरे मतलब थे। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि इतिहास में ऐसी और कितनी अनकही कहानियां होंगी जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। अगली बार जब भी कोई पुराना दस्तावेज दिखे तो बस ये याद रखिएगा कि उसके हर अक्षर में शायद नमस्कार। कभी सोचा है अगर एक पूरा का पूरा राज्य चलाना हो तो उसकी टीम कैसे बनाई जाती है? आज हम एक पुराने दस्तावेज के जरिए ठीक यही देखने वाले हैं। हम बिंबाजी भोंसले के दिमाग में झांकेंगे और समझेंगे कि उन्होंने कैसे एक बिल्कुल नए शासन की नींव रखी थी। और ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक पूरे साम्राज्य का ब्लूप्रिंट है। ये जो दस्तावेज है ना, पहली नज़र में शायद सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट लगे, लेकिन असल में ये एक नए राज्य का पूरा ढांचा है। इसमें मौजूद हर एक नाम एक पिलर की तरह है, आप समझिए, जिस पर पूरे प्रशासन की इमारत को टिकाया गया था। तो चलिए जरा कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जब बिंबाजी भोंसले नागपुर से रतनपुर पहुंचे तो वो सिर्फ एक शासक बनकर नहीं आए थे, वो एक आर्किटेक्ट भी थे। और उनके सामने चुनौती क्या थी? एक बिखरे हुए क्षेत्र पर एक मजबूत और वफादार प्रशासन की इमारत खड़ी करने की। देखिए, बिंबाजी का काम सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि शासन करना था। उन्हें एक जीते हुए इलाके को मराठा साम्राज्य का एक फलता फूलता हिस्सा बनाना था। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज थी सही लोग सही जगह पर। तो सवाल यह है कि बिंबाजी ने इस चुनौती का सामना किया कैसे? देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह उन्होंने शुरुआत की सबसे ऊपर से, मतलब अपने सबसे भरोसेमंद लीडर्स को चुनकर। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी प्रशासनिक मशीनरी का दिमाग कौन था? मतलब वो कौन था जिसके कंधों पर पूरे राज्य को चलाने की जिम्मेदारी डाली गई? दस्तावेज साफ साफ बताता है कि ये जिम्मेदारी घोड़ो महादेव को दी गई, जिन्हें दीवान बनाया गया। अब ये दीवान का पद आप समझ लीजिए उस समय के प्रधानमंत्री जैसा था, एक ऐसा सेंट्रल पिलर जिसके इर्द गिर्द पूरा का पूरा शासन घूमता था। लेकिन देखिए, कोई भी लीडर अकेले तो कामयाब नहीं हो सकता ना। तो दीवान के साथ थे एक सह सलाहकार, जिन्हें मशरीले कहा गया। ये पद कह सकते हैं एक तरह से डेप्यूटी का था, जो ये पक्का करता था कि लीडरशिप में हमेशा एक बैलेंस बना रहे। इससे पता चलता है कि बिंबाजी टीम वर्क में यकीन रखते थे। प्रशासन सिर्फ हिसाब किताब और कानून तक ही तो सीमित नहीं होता, दरबार को नैतिक और आध्यात्मिक गाइडेंस की भी जरूरत पड़ती है। और ये काम था राज पंडित का, जिसकी जिम्मेदारी कृष्णाजी उपाध्याय ने संभाली। वो एक तरह से राज्य के विवेक की आवाज थे। तो चलिए, टॉप लीडरशिप तो तय हो गई, लेकिन असली काम तो जमीनी स्तर पर होता है। अब उन लोगों से मिलते हैं जो राज्य की इस मशीनरी को दिन प्रतिदिन चलाते थे। तो इस लीडरशिप के नीचे की टीम कैसी थी? कौन था जो राज्य का खजाना भर रहा था और कौन था जो उसकी आंतरिक सुरक्षा देख रहा था? तो ये थी नागरिक प्रशासन की ड्रीम टीम। जरा सोचिए, कृष्णाजी मोहिते रेवेन्यू यानी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, माधव रामचंद्र उसका पूरा हिसाब किताब रख रहे हैं, और रामचंद्र बधी किले की सुरक्षा पक्की कर रहे हैं। और इन सब को एक साथ जोड़ने का काम महमूद खान देख रहे थे। मतलब एक पूरी तरह से सिंक्रोनाइज सिस्टम। एक राज्य अंदर से कितना भी मजबूत हो, उसे बाहरी खतरों से बचाना भी उतना ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं प्रशासन की तलवार की, यानी सेना की। एक अच्छा प्रशासन बिना एक ताकतवर सेना के अधूरा ही होता है। तो सवाल ये है कि बिंबाजी की फौज की कमान किसके हाथ में थी? यहां हमें एक 3 लेयर का सैन्य ढांचा देखने को मिलता है। देखिए, कादर खां सेना का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कागजी काम संभालते थे। मैदान में जंग की कमान सेनापति नीलू पंडित के हाथ में थी। और इन सबके ऊपर थे सर सेनापति पांडुरंग, जो पूरी सेना के सुप्रीम कमांडर थे। तो हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग तो देख लिया, अब इन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं कि बिंबाजी भोसले की ये शानदार प्रशासनिक मशीनरी पूरी दिखने में कैसी थी। तो देखिए, ये एक पूरी तरह से संतुलित सरकार थी। सबसे ऊपर फैसले लेने वाली लीडरशिप, फिर रोजमर्रा का काम संभालने वाला सिविल और फाइनेंशियल विंग, सीमाओं की रक्षा करने वाली सेना, और इन सब को सही राह दिखाने वाले राज पंडित। हर हिस्सा अपनी जगह पर बिल्कुल फिट था।
और यही तो इस दस्तावेज की सबसे हैरान करने वाली बात है। जो चीज महज नामों की एक सूची लगती है, वो असल में एक दूरदर्शी शासक का मास्टर प्लान है। हर पद, हर जिम्मेदारी, सब कुछ सोच समझकर तय किया गया था। और अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। किसी नए इलाके में इतनी तेजी से एक पूरी की पूरी सरकार खड़ी कर देना मराठा शासन के बारे में क्या बताता है? क्या ये सिर्फ सैन्य ताकत थी, या फिर उनके पास शासन करने का एक ऐसा फॉर्मूला था जो कहीं भी लागू हो सकता था? इस पर सोचिएगा। 18वीं सदी का छत्तीसगढ़, सोचिए जरा, उस दौर में सत्ता का खेल कैसे खेला जाता होगा। एक तरफ थे जमींदार, यानी इलाके के छोटे छोटे राजा, और दूसरी तरफ थी एक बहुत बड़ी ताकत, नागपुर के भोंसले। तो चलिए आज इस पड़ताल में सत्ता के इसी उलझे हुए रिश्ते को परत दर परत खोलते हैं। उस दौर के स्थानीय सरदारों के सामने हमेशा एक बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा रहता था। क्या करें? बगावत करके अपनी आज़ादी के लिए लड़ें, या फिर एक बड़ी ताकत के नीचे रहकर एक सामंत बनकर अपना राजपाट चलाते रहें? उनका हर फैसला दरअसल उनकी किस्मत तय करता था। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये रणनीति और वजूद को बचाए रखने की एक दिलचस्प कहानी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना 2 शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। पहला है जमींदार, मतलब अपने इलाके का मालिक या सरदार, और दूसरा शब्द है टकोली। ये वो सालाना नजराना या कह लीजिए टैक्स था जो ये जमींदार अपने से बड़ी ताकत यानी भोंसलों को दिया करते थे। ये 2 शब्द इस पूरे कहानी की चाबी हैं। तो भोंसले शासकों और इन जमींदारों के बीच आखिर ये रिश्ता था कैसा? देखिए, ये कोई सीधा साधा रिश्ता नहीं था, बल्कि एक बड़ा ही नाजुक और असहज सा गठबंधन था। एक ऐसा रिश्ता जहां हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता था। और ये सारी बातें हमें पता कहाँ से चलती हैं? वो है ये ऐतिहासिक दस्तावेज। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये हमें सीधे उस दौर में ले जाता है। ये दिखाता है कि ये रिश्ते सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं थे, बल्कि बाकायदा कागजों पर दर्ज थे। भोंसलों का ऑफर कह सकते हैं एकदम साफ था। वो कहते थे, देखो, हमारी सत्ता को मानो और बदले में अपने इलाके के राजा बने रहो। मतलब जमींदारों को अपने अंदरूनी मामलों में पूरी आजादी थी, बस शर्त ये थी कि वो भोंसलों को अपना सबसे बड़ा शासक माने। लेकिन हाँ, इस वफादारी की एक कीमत थी। छत्तीसगढ़ के जो 32 बड़े जमींदार थे, उनसे हर साल कुल मिलाकर 68,721 रुपए टकोली के तौर पर वसूले जाते थे। अब जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। इससे साफ पता चलता है कि यह गठबंधन भोंसलों के लिए आर्थिक रूप से कितना फायदेमंद था। लेकिन अगर कोई जमींदार ये सौदा मानने से इनकार कर दे तो तब क्या होता था? चलिए इसका जवाब धमधाम के जमींदार की कहानी से समझते हैं, जिसने बगावत का रास्ता चुना और फिर उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। धमधाम की कहानी देखिए, बड़ी सीधी और दुखद है। सबसे पहले जमींदार ने खुल्लम खुल्ला बगावत का झंडा उठा लिया। फिर 1788 में बिम्बाजी भोसले ने उन पर जोरदार हमला किया, और आखिर में हार के बाद जमींदार को पानी में डूबकर जान देनी पड़ी। मतलब धमधाम के जमींदार के लिए बगावत का अंत आज़ादी नहीं, बल्कि एक दर्दनाक मौत लेकर आया, और ये बाकी जमींदारों के लिए एक बहुत कड़ा सबक बन गया। तो एक रास्ता था बगावत का, जिसका अंजाम हमने देखा। अब देखते हैं दूसरा रास्ता, खैरागढ़ का। इन्होंने विद्रोह तो नहीं किया, लेकिन भारी नजराना चुकाने का जो रास्ता चुना, वो भी कोई आसान नहीं था। खैरागढ़ का जमींदार अकेले ही सालाना 24,000 रुपए की टकोली देता था। ये सभी जमींदारों में सबसे ज्यादा थी। जरा अंदाजा लगाइए, जो कुल टकोली वसूली जाती थी, उसका 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा तो सिर्फ एक ही जमींदारी से आ रहा था। और ये भारी भरकम रकम कोई खुशी खुशी नहीं दी जाती थी। यह खैरागढ़ के लिए एक लगातार बोझ था, एक ऐसी चुभन जो उन्हें हर पल याद दिलाती थी कि असली ताकत किसके हाथ में है। ये उनकी अधीनता की एक कड़वी निशानी थी। बात सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं थी। खैरागढ़ को टकोली के अलावा जरूरत पड़ने पर भोंसले की सेना के लिए 500 घुड़सवार सैनिक भी देने पड़ते थे। मतलब उनकी अधीनता आर्थिक भी थी और सैनिक भी। तो क्या भोंसलों के साथ जुड़ने का सिर्फ नुकसान ही नुकसान था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
कांकेर और कोरबा के मामले दिखाते हैं कि कैसे वफादारी और सही मौके का फायदा उठाकर जमींदार अपनी ताकत और हैसियत को बढ़ा भी सकते थे। इन दोनों ने ही वफादारी तो दिखाई, पर तरीका बिल्कुल अलग था। जहां कांकर ने अपनी फौजी ताकत के जरिए वफादारी साबित की, वहीं कोरबा ने एक राजनीतिक मौके का फायदा उठाकर अपनी जगह पक्की कर ली। कांकेर का मामला तो बहुत ही अनोखा था। वो लोग पैसे में टकोली नहीं देते थे। इसके बदले उन्होंने भोंसले की सेना को 500 घुड़सवारों की मदद दी। कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी सैन्य ताकत को ही अपनी सबसे बड़ी दौलत बनाया और उसी के दम पर भोंसलों से एक सम्मानजनक सौदा किया। और कोरबा की कहानी ये दिखाती है कि वफादारी का इनाम कैसे मिलता था। कोरबा के जमींदार को उनकी जमीन इसलिए मिली क्योंकि जो पुराने शासक थे उन्होंने बगावत कर दी थी, तो भोंसलों ने उनसे वो जमीन छीनकर अपने वफादार यानी कोरबा के नए सरदार को इनाम में दे दी। मतलब साफ था, किसी का नुकसान किसी का फायदा। तो इन अलग अलग कहानियों से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि 18वीं सदी में सत्ता का ये खेल कोई सीधा साधा नहीं था। ये एक बहुत ही उलझा हुआ जाल था, जहां हर जमींदार को एक नाजुक संतुलन बनाकर ही चलना पड़ता था। ये केबल देखिए, पूरी कहानी का सार इसमें है। धमधम ने बगावत की और नतीजा हुआ मौत। खैरागढ़ ने भारी कीमत चुकाकर किसी तरह अपना वजूद बचाया। कांकेर ने फौजी मदद देकर अपनी हैसियत और एक मजबूत गठबंधन बनाया। और कोरबा ने सही मौके पर वफादारी दिखाकर इनाम पाया। 4 अलग अलग रास्ते और 4 बिल्कुल अलग अलग अंजाम। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भोंसलों जैसी एक बड़ी ताकत के सामने टिके रहने का कोई एक तय फॉर्मूला नहीं था। हर जमींदार को अपने हालात और अपनी ताकत के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी पड़ती थी। चाहे वो विद्रोह हो, समझौता हो या वफादारी, हर फैसले का एक नतीजा था। और ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो आज भी उतना ही अहम है। जब किसी बड़ी ताकत का सामना करना हो तो क्या अपने वजूद के लिए लड़ना बेहतर है या फिर साथ मिलकर आगे बढ़ना? इसका जवाब शायद हमेशा हर दौर में परिस्थितियों पर ही निर्भर कर। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 18वीं सदी के मध्य भारत की। सोचिए, छत्तीसगढ़ के विशाल मैदानों में सत्ता का एक बिल्कुल नया खेल शुरू हो रहा था। ये वो दौर था जब मराठा शक्ति अपने चरम पर थी। और इसी दौर में एक ऐसा शासक आया जिसने इस पूरे इलाके की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बिम्बाजी भोंसले के दिलचस्प शासनकाल की। और जानते हैं इस पूरी कहानी की सबसे हैरतअंगेज बात क्या है? हमारी सारी जानकारी, सारी समझ सिर्फ इस एक ऐतिहासिक दस्तावेज से निकल कर आई है। ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि उस जमाने की ताकत, लड़ाई और रणनीति का एक जीता जागता नक्शा है। तो चलिए मिलकर इस दस्तावेज के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या बताता है। तो सवाल ये उठता है कि 18वीं सदी के छत्तीसगढ़ में आखिर सत्ता का ये खेल खेला कैसे जाता था? मतलब नियम कौन बना रहा था और उन नियमों को तोड़ने की सजा क्या थी? बस यही सवाल हमें सीधे ले जाता है बिम्बाजी भोंसले की दुनिया के दिल में। तो हमारी कहानी के जो हीरो हैं वो है बिम्बाजी भोंसले, नागपुर के ताकतवर भोंसले खानदान के वारिस, जिन्होंने अपने इरादों को पूरा करने के लिए चुना छत्तीसगढ़ को। और यहाँ उन्होंने राज करने का एक ऐसा तरीका शुरू किया, एक ऐसा स्टाइल जो पहले कभी देखा ही नहीं गया था। अब देखिए, सत्ता के इस खेल को समझने के लिए ना एक शब्द को पकड़ना बहुत जरूरी है, और वो शब्द है टकोली। अब ये सिर्फ कोई सालाना टैक्स या नजराना नहीं था, नहीं, ये तो वफादारी की करेंसी थी। समझ लीजिए, टकोली देना मतलब शासक की ताकत को मानना, और अगर देने से मना कर दिया तो इसका मतलब था खुली बगावत। तो चलिए अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, संघर्ष और नजराना। बिम्बाजी भोंसले ने उन लोगों के साथ क्या किया जिन्होंने उनकी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत की। जो लोग ये टकोली देने से साफ मना कर देते थे, उन्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती थी। और देखिए, जो दस्तावेज हमारे पास है ना, वो इसकी 2 सीधी सीधी मिसालें देता है। पहली, 1775 में जब चांग बखार ने टकोली देने से मना कर दिया और बिम्बाजी की फौज ने फौरन जवाब दिया। फिर ठीक 6 साल बाद 1781 में सरगुजा ने भी वही गलती दोहराई और उन्हें भी फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। तो एक पैटर्न साफ नजर आ रहा था। इन हमलों ने पूरे इलाके में एक बिल्कुल साफ और कड़ा संदेश भेज दिया था। संदेश ये था कि बिम्बाजी के राज में टकोली पर कोई मोल भाव नहीं होगा।
ये उनके शासन की बुनियाद थी और वो किसी को भी इस बुनियाद को कमजोर करने की इजाजत नहीं देने वाले थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि बिम्बाजी बस एक सख्त शासक थे जो सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करते थे? शायद कहानी इतनी सीधी साधी भी नहीं है। चलिए अब उनके राज के दूसरे और ज्यादा पेचीदा पहलू को भी देखते हैं। हकीकत तो ये थी कि बिम्बाजी का शासन सिर्फ तलवार की नोक पर नहीं चल रहा था। ये असल में फौजी ताकत, चालाक डिप्लोमेसी और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का एक बड़ा ही मजेदार कॉम्बिनेशन था, और इसी वजह से हर रियासत के साथ उनके रिश्ते भी अलग अलग थे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण इन दो रियासतों की कहानी में मिलता है। एक तरफ था पंडरिया, जिसके साथ रिश्ते, जैसा कि दस्तावेज में लिखा है, अच्छे नहीं थे, यानी तनाव था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ था बस्तर का विशाल राज्य, और बस्तर को अपने अंदरूनी मामलों में पूरी आज़ादी थी। शर्त बस एक ही थी, अपना टैक्स, अपना नजराना टाइम पर देते रहो। तो यहाँ से ना हमें उनके शासन करने की स्ट्रैटेजी की एक झलक मिलती है। सब कुछ हालात पर निर्भर करता था। उनका असल मकसद हर रियासत पर पूरा कब्जा करना नहीं था, बल्कि ये पक्का करना था कि खजाने में पैसा आता रहे, रेवेन्यू आता रहे। अगर टकोली टाइम पर आ रही है तो बदले में आज़ादी एक इनाम की तरह दी जा सकती थी। तो क्या बिम्बाजी की पहचान सिर्फ एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर की थी, या उनकी विरासत में कुछ और भी था? चलिए अब उनकी शख्सियत के दूसरे पहलू को देखते हैं, एक बनाने वाले, एक संरक्षक के रूप में। आखिरकार इतिहास ने उन्हें कैसे याद रखा है? ये साल 1758, ये उनके शासनकाल में एक बहुत ही अहम मोड़ था। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे काम की निशानी है जो उनकी पूरी विरासत को एक नई शक्ल देने वाला था। इसी साल बिम्बाजी भोंसले ने रतनपुर के मशहूर महामाया मंदिर के लिए एक सालाना ग्रांट का ऐलान किया, जो हमेशा के लिए था। अब ये सिर्फ एक पैसों का फैसला नहीं था, नहीं, ये तो वहाँ की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के लिए उनके गहरे सम्मान का एक बड़ा ऐलान था। ये एक योद्धा की छवि को एक बनाने वाले और संरक्षक की छवि के साथ बैलेंस करता है। और हाँ, शायद ये एक बहुत होशियार रणनीतिक चाल भी थी, जिससे आम लोगों में उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। और शायद यही वजह थी कि बाद के इतिहासकारों ने, जैसे बाबू रेवाराम कायस्थ और शिवदत्त शास्त्री, उनके शासन को प्रशंसनीय कहा, यानी तारीफ के काबिल। जरा सोचिए, उस दौर के इतिहासकारों से ऐसी तारीफ मिलना कोई मामूली बात नहीं थी। ये दिखाता है कि लोग उनसे सिर्फ डरते नहीं थे, बल्कि उनकी इज्जत भी करते थे। तो आखिर में हमारे सामने बिम्बाजी भोंसले की एक दोहरी तस्वीर उभर कर आती है। एक तरफ वो एक सख्त शासक थे जो अपना खजाना भरने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे, और दूसरी तरफ वो एक दूर की सोचने वाले संरक्षक थे जिन्होंने अपने राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को और भी मजबूत किया। तो इस पूरी दिलचस्प कहानी से हम क्या बातें सीख सकते हैं? पहली बात कि ताकत का मतलब सिर्फ बल का इस्तेमाल नहीं होता। बिम्बाजी ने ताकत और डिप्लोमेसी के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंस बनाया। दूसरी बात कि राजनीति अक्सर बहुत प्रैक्टिकल होती है। उनके लिए पूरा कंट्रोल करने से ज्यादा जरूरी था कि खजाने में पैसा आता रहे। और आखिर में कि किसी की भी विरासत सीधी साधी नहीं होती। एक ही शासक सख्त भी हो सकता है और तारीफ के काबिल भी। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे लिए रह जाता है, किसी भी शासक को इतिहास में किस बात के लिए याद किया जाना चाहिए? उनकी फौजी जीतों के लिए, या उस विरासत के लिए जो वो अपने लोगों के लिए छोड़ कर जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर पीढ़ी अपने अपने तरीके से खोजती है। सोचकर देखिए, इतिहास में एक ऐसा भी राजा था जिसका पूरा राज बस 1 साल चला। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं चिमनाजी भोसले की और उनकी इसी दिलचस्प कहानी की। सिर्फ 1 साल, 1787 में उनका शासन शुरू हुआ और 1788 आते आते खत्म भी हो गया। उनका पूरा दौर बस इसी 1 साल में सिमट गया, और यही रहस्य उनकी कहानी को इतना खास बनाता है। सवाल तो ये है कि आखिर उस 1 साल में हुआ क्या था? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि चिमनाजी भोसले आखिर गद्दी तक पहुंचे कैसे, क्योंकि ये कोई सीधी साधी उत्तराधिकार की कहानी नहीं है। इसमें परिवार और विरासत से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। और ये रहा वो मोड़। उस वक्त के जो शासक थे बिम्बाजी, उन्होंने अपने भतीजे चिमनाजी को गोद ले लिया था। अब देखिए, चिमनाजी उनके भाई मायोजी के दूसरे बेटे थे, पर इस एक गोद लेने के फैसले ने सब कुछ बदल दिया और चिमनाजी सीधे सीधे गद्दी के दावेदार बन गए। तो फिर जैसा कि उम्मीद थी, बिम्बाजी के निधन के बाद
गद्दी पर बैठे चिमना जी। उन्होंने शासक के तौर पर अपनी जगह ले ली। अब ऊपर से देखने में तो ये सब बड़ा आसान सा लगता है ना, एक राजा गया दूसरा आ गया, लेकिन असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही थी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार इन सब किरदारों को ठीक से समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, बिंबाजी थे राजा जिन्होंने चिमना जी को गोद लिया। चिमना जी के असली पिता थे मायो जी और उनका एक बड़ा भाई भी था साधु जी द्वितीय। ये जो रिश्तों का जाल है ना, इसे याद रखिएगा, ये आगे कहानी में बहुत काम आने वाला है। तो चिमना जी राजा तो बन गए, लेकिन क्या असली ताकत भी उन्हीं के हाथ में थी? अक्सर इतिहास में हमने देखा है कि सिंहासन पर बैठने वाला और शासन चलाने वाला हमेशा एक ही इंसान नहीं होता। और यहाँ होता है असल खुलासा। इतिहास बताता है कि चिमना जी के राज में शासन की असली लगाम आनंदीबाई के हाथों में थी। इसका मतलब साफ है, चिमना जी सिर्फ नाम के राजा थे, एक चेहरा। असली फैसले तो कोई और ही ले रहा था। लेकिन भले ही उनके पास राजनीतिक ताकत ज्यादा न हो, चिमना जी ने एक काम ऐसा किया जिसे आज भी याद किया जाता है। उन्होंने सिरपुर के मशहूर गंधेश्वर महादेव मंदिर का रेनोवेशन करवाया। सोचिए, उनके उस 1 साल के शासनकाल का ये इकलौता पब्लिक वर्क है जिसके बारे में हमें पता है। शायद इससे उनकी संस्कृति में रुचि का पता चलता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रहस्यमयी और सबसे दुखद हिस्से पर। एक शासन जो जितनी जल्दी शुरू हुआ था ना, उतनी ही जल्दी और उतने ही अचानक खत्म भी हो गया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1787 में गद्दी मिली, 1787 से 88 तक आनंदीबाई के कंट्रोल में राज चला, और फिर 1788 में अचानक मौत। एक छोटा सा साल, लेकिन कितना कुछ हो गया इसमें। जी हाँ, 1788 में उनकी मौत हो गई, एकदम अचानक। एक नया राजा अभी तो आकर गद्दी पर बैठा ही था और इस तरह से चला गया। इस घटना ने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए जिनके जवाब सच कहें तो आज तक पूरी तरह से नहीं मिल पाए हैं। और यही तो है वो सबसे बड़ा सवाल जो इतिहासकारों को आज भी परेशान करता है। क्या चिमनाजी की मौत एक नेचुरल डेथ थी या ये एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश का नतीजा था? जो भी स्रोत हमारे पास हैं, वो एक बहुत ही चौंकाने वाली तरफ इशारा करते हैं। शक की सुई घूमती है और आकर रुकती है चिमनाजी के अपने सगे बड़े भाई साधु जी द्वितीय पर। सोच के देखिए, गद्दी के लिए भाई ही भाई का दुश्मन, ये बहुत गंभीर आरोप है। तो आखिर में हम चिमनाजी भोसले के बारे में क्या कहें? उनका राज इतिहास की किताब में शायद एक छोटा सा फुटनोट ही होगा, लेकिन ये एक ऐसा फुटनोट है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। पूरी कहानी का सार इन 3 चीजों में है: 1 साल का शासन, एक मंदिर की विरासत और एक ऐसी मौत जिसके ऊपर से साजिश का साया शायद कभी नहीं हटेगा। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं, ये कहानी आखिर है किस चीज की? क्या ये सत्ता की भूख और उसकी राजनीति की कहानी है, या परिवार के अंदर चली एक साजिश की, या फिर बस एक नौजवान राजा की एक अधूरी कहानी जिसे वक्त ही नहीं मिला अपनी पहचान बनाने का? इतिहास तो बस इशारे देता है, जवाब तो हम सबको अपने अपने हिसाब से ही। तो चलिए आज इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पन्ना पलटते हैं, एक ऐसे शासन की कहानी जो दूर बैठकर चलाया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्यंकोजी भोसले और छत्तीसगढ़ में उनकी सूबेदारी प्रणाली की। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के एक ऐसे अहम अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे जिसने, आप कह सकते हैं कि मध्य भारत में शासन करने का तरीका ही बदल कर रख दिया था। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि कोई शासक अपनी रियासत में रहे ही ना और फिर भी उस पर हुकूमत करे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही वो सबसे बड़ी चुनौती थी जिसका सामना 18वीं सदी के आखिर में एक नए शासक को करना पड़ा। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। साल है 1788। छत्तीसगढ़ एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है और उसे एक नए लीडर की तलाश है। और इस मोड़ पर सत्ता की बागडोर आती है व्यंकोजी भोंसले के हाथों में। उन्हें एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण विरासत संभालनी थी। उनका शासनकाल, जैसा कि आप देख सकते हैं, 23 सालों तक चला, लेकिन अपने शासन के शुरुआत में ही उन्होंने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जो इस पूरे दौर की पहचान बन गया। और दूर से शासन करने के इस फैसले का सीधा सा मतलब था कि प्रशासन के लिए उन्हें एक बिल्कुल नया, एक अलग तरीका अपनाना होगा। तो सवाल ये है कि दूर बैठे बैठे शासन चलाने का ये अनोखा तरीका, ये नया सिस्टम आखिर था क्या?
उन्होंने सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो उन्होंने अपनी जगह पर छत्तीसगढ़ का सारा कामकाज संभालने के लिए एक सूबेदार यानी एक तरह का गवर्नर नियुक्त कर दिया। अब ये देखिए, शासन के तरीके में ये कितना बड़ा एक जबरदस्त बदलाव था। एक तरफ तो वो सिस्टम था जहां राजा खुद मौजूद रहकर सीधे फैसले लेता था, और दूसरी तरफ मीलों दूर बैठकर किसी और के जरिए हुकूमत चलाना। अब पावर, जो अधिकार थे, वो सीधे राजा के हाथ में नहीं थे, बल्कि उसके भेजे हुए नुमाइंदे, उसके प्रतिनिधि के हाथ में थे। और इस दूरस्थ शासन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2 दशकों से भी ज्यादा के अपने राज में व्यंकोजी सिर्फ 3 बार छत्तीसगढ़ आए। ये साफ दिखाता है कि वो अपनी बनाई हुई इस सूबेदारी प्रणाली पर कितना ज्यादा निर्भर थे। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कौन लोग थे, वो कौन से प्रशासक थे जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को जमीन पर उतारा और कामयाब बनाया। ये है वो 6 सूबेदार जिन्हें वेंकोजी ने एक के बाद एक नियुक्त किया ताकि वो छत्तीसगढ़ का प्रबंधन कर सकें और उनके विजन को हकीकत में बदल सकें। तो प्रशासन के इस अनोखे दौर से हम क्या सीख सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि 23 सालों तक एक पूरे प्रांत को चलाने जैसा मुश्किल काम सिर्फ इन 6 लोगों ने संभाला था। ये दौर दूर से राजकाज चलाने का एक बेहतरीन मॉडल पेश करता है, एक ऐसा मॉडल जो पूरी तरह से सूबेदारी के ढांचे पर ही टिका हुआ था। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, लीडरशिप के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी शासक का अपनी प्रजा के बीच फिजिकली मौजूद होना सच में उतना जरूरी है, या फिर एक ऐसी असरदार व्यवस्था बना देना ही काफी है जो उसके बिना भी बिल्कुल सही तरीके से काम करती रहे। तो चलिए आज छत्तीसगढ़ के इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जो भले ही छोटा था पर बहुत ही महत्वपूर्ण था। और हाँ, हमारी ये पूरी पड़ताल एक खास ऐतिहासिक दस्तावेज पर आधारित है। अच्छा, तो ये है वो दस्तावेज जिसके आधार पर हम इस शासक के दौर की कहानी समझ रहे हैं। और देखिए, इसमें दिलचस्प बात क्या है कि इसमें शासक के नाम से ज्यादा उनके शासनकाल में हुई घटनाओं पर जोर दिया गया है। ये जो मूल पाठ दिख रहा है ना, यही हमारी कहानी की बुनियाद है, एकदम पक्की वाली। तो हम इस कहानी को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले पश्चिम के साथ उनका क्या संपर्क था, फिर बस्तर में उनका अभियान, उसके बाद संबलपुर पर विजय, और आखिर में उनकी अंतिम यात्रा। तो कहानी की शुरुआत होती है बाहरी दुनिया की नजरों से। जी हाँ, उस दौर में यूरोप के यात्री भी इस इलाके तक पहुंच रहे थे। तो देखते हैं क्या हो रहा था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सबसे पहले 1790 में एक यूरोपीय यात्री थे फॉरेस्टर, वो रायपुर आए। फिर ठीक 5 साल बाद 1795 में पहले 31 मार्च को मिस्टर जेटी ब्लंट रायपुर पहुंचे, और फिर उसी साल 13 मई को वो रतनपुर भी गए। मतलब साफ है, ये इलाका बाहरी दुनिया के नक्शे पर आ चुका था, कोई अनजान जगह नहीं थी। चलिए, ये तो हुई बाहर की दुनिया से संपर्क की बात। अब जरा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इस शासक ने अपने राज को, अपनी सत्ता को कैसे मजबूत किया। तो वही मसला क्या था, टकराव की जड़ क्या थी? देखिए, बस्तर के जो शासक थे महिपाल देव, उन्होंने जरूरी टैक्स, जिसे टकोली कहते थे, वो देने से साफ मना कर दिया। और ये तो सीधे सीधे सत्ता को एक खुली चुनौती थी। और इस चुनौती का जवाब बहुत तेजी से दिया गया। पहला कदम क्या उठाया? अपने सेनापति रामचंद्र बाग को भेजा। दूसरा कदम 1809 में सीधा बस्तर की सेना पर हमला बोल दिया। और नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ टैक्स वसूला गया, बल्कि सिहावा का पूरा इलाका ही अपने कब्जे में ले लिया गया। मतलब एक्शन एकदम डिसाइसिव था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जीत का सिलसिला बस एक ही जंग तक नहीं रुका था। अब बात करते हैं एक और बड़ी फतेह की, एक ऐसी जीत जिसने इस शासक के रुतबे को और भी बुलंद कर दिया। तो साल था 1808। वही सेनापति रामचंद्र बाग, उन्होंने संबलपुर पर अपना अधिकार जमा लिया। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक जीत थी। और सोचिए, इसके ठीक अगले ही साल 1809 में बस्तर वाला अभियान भी कामयाब हो गया। जरा अंदाजा लगाइए, सिर्फ 2 साल के अंदर बैक टू बैक 2 बड़ी जीतें। इससे क्या पता चलता है? यही कि सेनापति कितने काबिल थे और शासन कितना मजबूत था। लेकिन हर कहानी का एक अंत तो होता ही है, और जीत और विस्तार का ये जो दौर चल रहा था ना, वो बिल्कुल अचानक ही खत्म हो गया। और अंत बड़ा ही अप्रत्याशित था।
दस्तावेज बताता है कि 1811 में जब वो बनारस की यात्रा पर थे तभी उनकी मृत्यु हो गई। बस इस तरह इस ताकतवर शासनकाल का पर्दा गिर गया। तो अगर हम इस पूरे दौर को समेटना चाहें तो क्या बातें सामने आती हैं? ये एक छोटा सा शासनकाल था, लेकिन इसकी पहचान कुछ खास चीजों से हुई। एक तो यूरोपीय लोगों से संपर्क, दूसरा बहुत तेजी से हुआ सैन्य विस्तार, तीसरा एक बेहद काबिल सेनापति का होना, और चौथा एक बिल्कुल अचानक हुआ अंत। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। वो ये कि किसी भी इलाके के लंबे सदियों के इतिहास पर एक छोटा सा लेकिन इतना असरदार शासनकाल आखिर क्या और कैसे छाप छोड़ जाता है। सोचने वाली बात। नमस्ते। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर बड़े बड़े राजाओं और लंबी लंबी लड़ाइयों का ही जिक्र होता है ना? लेकिन कभी कभी इतिहास के पन्नों में दबी कुछ छोटी कहानियां भी बहुत कुछ कह जाती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही भूले हुए अध्याय को जानेंगे। ये कहानी है पुरुषाजी भोंसले की और छत्तीसगढ़ पर उनके सिर्फ 5 साल के शासन की। अब देखिए, हमारी इस पूरी पड़ताल का जो आधार है वो सिर्फ ये एक दस्तावेज है। देखने में तो ये सिर्फ कुछ लाइनें लगती हैं, लेकिन इन्हीं पंक्तियों में 5 साल के एक पूरे शासनकाल का नक्शा छिपा है। तो चलिए इन्हीं सुरागों को जोड़कर कहानी को सामने लाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में एक पैराग्राफ हमें 5 साल के इतिहास की पूरी तस्वीर दिखा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये विश्लेषण यही दिखाएगा कि कैसे इतिहास के छोटे छोटे टुकड़े भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण कहानी को उजागर कर सकते हैं। हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, एक बैकग्राउंड है। तो चलिए सबसे पहले उस दौर के माहौल और इसके मुख्य किरदारों को समझते हैं जिन्होंने इस कहानी को शक्ल दी। तो कहानी की जो बुनियाद है वो रखी जाती है वेंकोजी भोसले की मृत्यु के साथ। वो उस समय छत्तीसगढ़ के शासक थे और उनके जाने से सत्ता में एक खालीपन आ गया था जिसे भरना बहुत जरूरी था। उस वक्त सत्ता का असली केंद्र हुआ करता था नागपुर, और वहां से हुकूमत चलाते थे शासक रघुजी भोसले द्वितीय। अब छत्तीसगढ़ की खाली गद्दी पर कौन बैठेगा, ये बड़ा फैसला उन्हीं के हाथ में था, और उनका जो चुनाव था वो काफी दिलचस्प था। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे मुख्य पात्र पुरुषाजी भोंसले की इतिहास के मंच पर। रघुजी द्वितीय ने ये जिम्मेदारी सौंपी अपने ही बेटे पुरुषाजी भोसले को, जिन्हें परसूजी के नाम से भी जाना जाता था, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की सत्ता आधिकारिक तौर पर एक नई पीढ़ी के हाथों में आ गई। ये जो टाइमलाइन है ना, इसमें पूरी कहानी का सार छिपा है। देखिए, 1811 में एक शासक की मौत होती है और एक नए दौर की शुरुआत। अगले 5 साल पुरुषाजी का शासन चलता है और फिर 1816 में उनकी मृत्यु के साथ ये अध्याय खत्म हो जाता है और सत्ता उनके बेटे को मिल जाती है। ये कालक्रम हमें कहानी का एक साफ साफ ढांचा देता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि पुरुषाजी के शासन का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आखिर था कैसा। हाँ, पूरे 5 साल, 1811 से लेकर 1816 तक। अब इतिहास के हिसाब से देखें तो ये कोई बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन इन 5 सालों में भी एक पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा था, एक व्यवस्थित ढांचा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुरुषाजी सब कुछ अकेले ही देख रहे थे, या उनके नीचे भी कोई टीम थी, कोई सिस्टम था? इसका जवाब हमें मराठा शासन प्रणाली में साफ मिलता है। तो देखिए, प्रशासन की जो सबसे अहम कड़ी थी वो था सूबेदार का पद। सूबेदार को आप एक तरह से उस प्रांत का गवर्नर समझ सकते हैं, जो शासक की तरफ से रोजमर्रा का कामकाज देखता था। ये मराठा प्रशासन का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। और पुरुषाजी के राज में ये जरूरी पद संभाल रहे थे बिकाजी गोपाल। तो मतलब पूरा पावर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। सबसे ऊपर नागपुर में बैठे रघुजी द्वितीय, उनके नीचे छत्तीसगढ़ में उनके बेटे पुरुषाजी, और जमीनी स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे सूबेदार बिकाजी गोपाल। लेकिन जैसा कि होता है, हर शासनकाल का एक अंत होता है। तो अब देखते हैं कि पुरुषाजी के इन 5 सालों का अंत कैसे हुआ और सत्ता आगे कैसे बढ़ी। और फिर तारीख आती है 22 मार्च 1816 की। इसी दिन ये अध्याय अचानक खत्म हो गया। पुरुषाजी भोंसले का निधन हुआ और उनका 5 साल का शासन समाप्त हो गया। अब सत्ता का जो ट्रांसफर था वो बड़ा सीधा और साफ था। पुरुषाजी के बाद गद्दी मिली उनके बेटे बाला साहेब को। इससे उस दौर की स्थापित परंपरा भी साफ दिखती है कि सत्ता पिता से पुत्र को ही जाती थी। तो चलिए इस पूरी कहानी को समेटते हैं। वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें इस छोटे से लेकिन जरूरी ऐतिहासिक अध्याय से याद रखनी चाहिए? तो इस पूरी कहानी के 4 सबसे अहम पॉइंट्स,
1. शासक कौन थे? पुरुषाजी भोंसले। 2. उनका शासनकाल कब से कब तक था? 1811 से 1816। 3. उनके सूबेदार कौन थे? बिकाजी गोपाल। और 4. उनका उत्तराधिकारी कौन बना? उनके बेटे बाला साहेब। बस ये 4 बातें इस पूरे चैप्टर का निचोड़ हैं। और अब आखिर में एक सवाल। इतिहास में पुरुषाजी जैसे छोटे शासनकालों का आखिर क्या महत्व होता है? क्या ये सिर्फ 2 बड़े चैप्टर के बीच का एक छोटा सा पैराग्राफ है, या फिर क्या इनका छोटा होना ही हमें उस दौर की राजनीति, उसकी स्थिरता और चुनौतियों के बारे में कोई गहरा संकेत देता है? सोचने वाली बात है। 19वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर था जहां सत्ता, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात की कहानियां मतलब हर मोड़ पर मिलती थीं। तो आज हम नागपुर के राज दरबार की एक ऐसी ही कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे सिंहासन की जिसे धोखे और खून से हासिल किया गया था। और ये पूरी कहानी, जानते हैं, एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर आकर टिक जाती है। सवाल ये है कि कोई रक्षक, मतलब जिस पर रक्षा करने का ही जिम्मा हो, वो आखिर भक्षक कैसे बन जाता है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए इस पूरी साजिश की एक एक परत को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस वक्त माहौल कैसा था। हम बात कर रहे हैं नागपुर के भोंसले दरबार की, ऐसी जगह जहां सत्ता का सिंहासन, कह सकते हैं, बहुत ही नाजुक धागों पर टिका हुआ था। अब देखिए, सत्ता के इस खेल में 2 मुख्य चेहरे थे। एक तरफ थे शासक पुरबाजी, जो सच कहें तो मानसिक और शारीरिक तौर पर शासन करने के लायक ही नहीं थे। और दूसरी तरफ उनके संरक्षक अप्पा साहेब, जिनके हाथ में प्रशासन की पूरी बागडोर थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि यहीं से सत्ता के असंतुलन और महत्वाकांक्षा के बीच पड़ने शुरू हो गए थे। तो सोचिए जरा, पुरुषोबाजी तो बस नाम के लिए सिंहासन पर थे। असली पावर, असली कंट्रोल, वो तो पूरी तरह से अप्पा साहब के हाथों में था। मतलब वो पहले से ही बेहिसाब ताकत का मजा ले रहे थे। पर कहते हैं ना, सत्ता की भूख वो ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। और ठीक यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां वफादारी की सारी हदें टूट जाती हैं। अब बात करते हैं उस सीक्रेट अलायंस की, उस गुप्त गठबंधन की, जिसने नागपुर का भविष्य हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। तो सवाल उठता है कि इस पूरी साजिश के पीछे वजह क्या थी? जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो हमें बिल्कुल साफ बताते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षावश अप्पा साहेब ने षड्यंत्र की योजना बनाई। जी हां, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एम्बिशन, यही वो आग थी जिसने इस पूरे खेल को हवा दी थी। पर अप्पा साहेब इस खतरनाक खेल में अकेले नहीं थे। नहीं, उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल साथी ढूंढ लिया था, ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंस। और बस इसी गठबंधन ने उन्हें वो ताकत और वो प्रोटेक्शन दी जिसकी उन्हें अपने इस घिनौने प्लान को पूरा करने के लिए जरूरत थी। अब जरा देखिए कि ये साजिश कैसे कदम दर कदम आगे बढ़ी। 27 अप्रैल 1816 इस तारीख को अप्पा साहेब ने अंग्रेजों के साथ चुपचाप एक सहायक संधि, मतलब एक सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया। इसका मतलब साफ था, उन्होंने अपनी वफादारी नागपुर को नहीं बल्कि अंग्रेजों को बेच दी थी। और फिर ठीक 10 महीने बाद 1 फरवरी 1817 को इस धोखे का सबसे आखिरी और सबसे खूनी पन्ना लिखा गया। तो इस साजिश का अंजाम उतना ही भयानक था जितनी इसकी योजना घिनौनी थी। महत्वाकांक्षा के जो बीज बोए गए थे ना, उनकी फसल खून और आंसुओं से काटी गई। उस दिन 1 फरवरी 1817 को अप्पा साहब के हुक्म पर शासक पुरबाजी की बेरहमी से हत्या करवा दी गई। सोचिए, जिस संरक्षक पर उनकी रक्षा का जिम्मा था, उसी ने उनकी जान ले ली। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा धोखा था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। और ये त्रासदी यहीं पर नहीं रुकी। पुरुबाजी की मौत के बाद उनकी पत्नी काशीबाई को सती होना पड़ा। मतलब एक इंसान की सत्ता की हवस ने एक पूरा का पूरा परिवार ही खत्म कर दिया। तो आखिर में इस कहानी को कैसे देखा जाए? क्या ये सिर्फ एक इंसान के धोखे और उसकी सत्ता की भूख की कहानी है? या फिर ये उस बड़ी पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा थी जिसमें एक विदेशी ताकत यानी अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना शिकंजा कस रहे थे? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर। कभी सोचा है कि सिर्फ 2 साल के अंदर एक पूरा का पूरा साम्राज्य अपनी किस्मत बदल सकता है? आज हम अप्पा साहेब भोसले की कहानी में उतरेंगे, जिनके महज 2 साल के शासन ने मध्य भारत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ ला दिया जिसने सत्ता, संघर्ष और वफादारी के मायने ही बदल दिए। और इस कहानी की शुरुआत जानते हैं किससे होती है? खून से।
सत्ता की राह हमेशा फूलों से नहीं सजी होती, और अप्पा साहेब भोसले के लिए तो ये रास्ता अपने ही भाई के खून से होकर गुजरा था। ये कोई शाही राज तिलक नहीं था, ये एक हिंसक तख्ता पलट था। तो ये है हमारी किरदार, अप्पा साहेब भोसले। इनका शासनकाल शायद इतिहास की किताबों में एक छोटी सी लाइन में सिमट जाए, सिर्फ 2 साल 1816 से 1818 तक। लेकिन यकीन मानिए, इतिहास की घड़ी में ये 2 साल एक पूरे युग जितने भारी थे, जिसने इस पूरे क्षेत्र का भविष्य हमेशा के लिए लिख दिया। उनके इन 2 सालों के तूफानी सफर को हम 3 बड़ी घटनाओं में देख सकते हैं। 1816 में सत्ता पर एक जबरदस्त कब्जा, फिर 1817 में एक ऐसी लड़ाई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, और आखिर में 1818 में एक अपमानजनक अंत। बस इन्हीं 3 घटनाओं में उनके उठने और गिरने की पूरी कहानी छिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, वो सिंहासन जो खून से हासिल किया गया था। देखिए, सत्ता छीनना एक बात है और उसे बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। अप्पा साहब ने गद्दी पर बैठते ही अपने भरोसेमंद लोगों को सूबेदार मतलब गवर्नर बनाया। सखाराम हरी, सीताराम टांटिया और यादव राव दिवाकर, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो लोग थे जो जमीनी स्तर पर उनके शासन की रीढ़ बन रहे थे, उनकी पकड़ को मजबूत कर रहे थे। और अब आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे अहम मोड़ पर, वो एक निर्णायक युद्ध। इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर पर नहीं बल्कि किस्मत पर लिख दी जाती हैं। ऐसी ही एक तारीख थी 27 नवंबर 1817, सीताबर्डी की लड़ाई। ये युद्ध बस एक दिन चला, लेकिन इसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देनी थी। ये लड़ाई सिर्फ 2 सेनाओं के बीच नहीं थी। एक तरफ थी अप्पा साहेब की मराठा ताकत जो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की डिसिप्लिन्ड आर्मी, जिसका इरादा पूरे भारत पर कब्जा करने का था। ये 2 दुनियाओं की 2 अलग-अलग महत्वाकांक्षाओं की सीधी टक्कर थी। और नतीजा एक तरफा और बेहद विनाशकारी। अप्पा साहेब की सेना को बुरी तरह कुचल दिया गया। यह सिर्फ एक जंग की हार नहीं थी, ये एक पूरे साम्राज्य के पतन का ऐलान था। समझिए कि उनके शासन के ताबूत में ये आखिरी कील थी। और इस हार के साथ ही शुरू होता है कहानी का तीसरा अध्याय, एक राज्य का पतन। हार के बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। अंग्रेजों ने बिल्कुल भी देर नहीं की। 1818 में अप्पा साहब को गद्दी से उतार फेंका गया। उनकी जगह ब्रिटिश अफसरों ने ले ली, और देखते ही देखते मराठा झंडा उतरा और यूनियन जैक फहरा दिया गया। छत्तीसगढ़ में सीधे ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो चुकी थी। और बस यहीं पर अप्पा साहब का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। वो इस क्षेत्र में मराठा शासन के आखिरी प्रतीक थे। उनके जाते ही एक युग का अंत हो गया और ब्रिटिश राज का सूरज पूरी तरह से चमकने लगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सब अचानक हुआ? क्या अंग्रेज रातों रात आए और सब कुछ बदल गया? नहीं, इसकी जमीन तो दशकों पहले से तैयार हो रही थी। अप्पा साहब के आने से बहुत पहले ही यूरोपीय यात्री इस इलाके में आ रहे थे, माहौल को समझ रहे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। हमारी सारी जानकारी इन ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित है, और इन्हीं दस्तावेजों से हमें उन यूरोपीय यात्रियों के बारे में पता चलता है जो दशकों से यहाँ आ जा रहे थे, जैसा कि हम आगे देखेंगे। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। 1766 में मिस्टर मॉट से लेकर 1799 में कोलब्रुक तक दशकों से यूरोपीय यात्री भोंसले शासकों के दरबार में आते जाते रहे थे। ये हमें बताता है कि 1818 का ब्रिटिश कब्जा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत धीमी, सोची समझी रणनीति का नतीजा था जो कई सालों से चल रही थी। तो आखिर में अप्पा साहेब भोंसले की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि इतिहास का रुख मोड़ने के लिए कभी-कभी सादियों की नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ निर्णायक पलों की जरूरत होती है। एक इंसान के कुछ फैसले, एक लड़ाई का नतीजा, कैसे इतिहास के इतने बड़े कैनवास पर एक छोटी सी घटना पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सवाल